खिलाफ होने वाले अत्याचार पर कड़े कानून बनाने की बात दोहराई है। इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 मार्च को डीएसपी जियाउल हक समेत 3 लोगों की नृशंस हत्या के मामला अखिलेश सरकार ने सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया था और अब 7 तारीख की सुबह ही सीबीआई ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। सीबीआई सूत्रों की माने तो 10 घंटों के अंदर ही 10 लोगों की सीबीआई की टीम दिल्ली से मौका वारदात के लिए रवाना हो जाएगी। सीबीआई ने अपनी जांच की शुरुआत कर दी है और जुम्मे के रोज यानी शुक्रवार को सीबीआई यूपी पुलिस के गिरफ्त में रजनीश सिंह और संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह से पूछताछ करेगी। गुड्डू सिंह राजा भैया का ड्राइवर है। इसके अलावा सीबीआई ने अपनी जांच का प्रमुख आधार यूपी पुलिस की लिखी गई 4 एफआईआर को माना है, जिसमें से एक एफआईआर नन्हे यादव, दूसरी एफआईआर जियाउल हक, तीसरी एफआईआर सुरेश यादव नन्हे यादव के भाई और चौथी एफआईआर जियाउल हक की पत्नी ने दर्ज करवाई थी। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री राजा भैया मौका वारदात से सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ में थे और यूपी पुलिस की लिखी पहले एफआईआर में भी राजा भैया का नाम नहीं है। अब देखना होगा सीबीआई इन 4 एफआईआरों को आधार बनाकर क्या राजा भैया से पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी करती है या नहीं। सियासत मुद्दों की मोहताज नहीं, मुद्दे खोज निकाले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रतापगढ़ में हुई हिंसा और उसके बाद के मुआवजे का। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री का दौरा और मुआवजे वोट बैंक देख कर दिए जा रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष अपने गिरेबां में झांके। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में हिंसा हुई। मुख्यमंत्री डीएसपी के परिजनों से मिलने देवरिया गए। बाद में हिंसा में मारे गए लोगों से प्रतापगढ़ में जाकर मुलाकात की। दोनों परिवारों को सहायता राशि दी। अब विपक्ष की त्योरी चढ़ गई है। भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री मरने वालों की जाति और धर्म देखकर उनसे मिलने गए। मुआवजे की राशि भी उसी पैमाने से तय की गई। ये संविधान के खिलाफ है। बसपा भी भाजपा की ही भाषा बोल रही है, बस लहजा जरा अलग है। बसपा के नेता कहते हैं सीतापुर में एक दलित प्रधान की मौत हुई, कमोबेश हालत वही थे, पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए। मारे गए लोगों को मरहम लगाना गलत नहीं, पर उसका पैमाना एक होना चाहिए। सरकार के मंत्री कहते हैं बसपा उन्हें आईना न दिखाए, अपने गिरेबां में देखे। अपनी सरकार में भेदभाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सरकार पर राजनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं। मुआवजे मरहम की तरह होते हैं, समय पर लगे तो ही असर होता है। लेकिन सियासतदान के जुबानी तीर ने साबित कर दिया है कि सियासत में मुद्दा कुछ भी हो सकता है। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्र सम्मेलन में आने वाले थे पूर्व मंत्री राजा भैया, लेकिन बीते दिनों घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। कुंडा की घटना के बाद वाराणसी का कॉलेज प्रशासन अपने कार्यक्रम को ही निरस्त कर दिया। उनका मानना था कि कुंडा की घटना को देखते हुए अगर राजा भैया वाराणसी में आते हैं तो वाराणसी की शांत फिजा भी बिगड़ सकती है। इसी वजह से इस कार्यक्रम को ही निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से इस कार्यक्रम को करने की मांग करते हुए धरने पे चले गए हैं और अभी भी वो धरने पे बैठे हैं। वहीं गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा और बैठ गए हैं धरने पे। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ के साथ बुधवार को हुए दुर्व्यवहार का मामला लोकसभा में उठा। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जानकारी लोकसभा को दी और स्पीकर से सांसदों की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को बुधवार रात गाजियाबाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद वो अपने समर्थकों सहित गाजियाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर धरने पर बैठ गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ वैशाली एक्सप्रेस से दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस आशंका से योगी को हिरासत में लिया कि वो कहीं अम्बेडकर नगर न चले जाएं, जहां पर स्थानीय नेता राम बाबू गुप्ता की हत्या के बाद से तनाव बना हुआ है। योगी ने लोकसभा में अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी और स्पीकर से सांसदों की सुरक्षा की गुहार लगाई। सांसद योगी आदित्यनाथ की शिकायत पर स्पीकर मीरा कुमार ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और साथ ही सांसदों को सम्मान दिए जाने की बात भी कही। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और महिलाओं पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज राजधानी लखनऊ में महिला दिवस को सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस विधायक रीता बहुगुणा जोशी की अध्यक्षता में सुरक्षा दिवस के रूप में इसे मनाया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर चिंता जताई गई।
बात महिला सुरक्षा की हो रही थी। इस दौरान ही एक पति ने कार्यक्रम में आई अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने उसे जमकर पीटा और कार्यक्रम से बाहर खदेड़ दिया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और भ्रूण हत्या पर भी आवाज उठाई गई। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 8 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार से लेकर संगठन तक बदला बदला सा नजर आ रहा है। साफ है, राहुल गांधी के दौरे के चलते संगठन सक्रिय और सरकार चुस्त नजर आ रही है। जैसे जैसे राहुल गांधी के आने का दिन करीब आता जा रहा है, कांग्रेस भवन में सक्रियता बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने ही पिछले दिनों में जनता और कार्यकर्ताओं से सरकार की दूरियां कम की, जनता दरबार और कार्यकर्ता दरबार लगाए। वहीं संगठन भी राहुल की अगवानी की तैयारी में जुटा है। पिछले 1 साल से सक्रियता शून्य रहे कांग्रेस संगठन में एकाएक राहुल के आने से जान फूंक गई है। शुक्रवार को राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं, जहां कांग्रेस के नेताओं के साथ 10 बजे से शाम 9 बजे तक कई दौर की वार्ता करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले ब्लॉक और जिलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से राहुल गांधी वार्ता करेंगे और उसके बाद प्रदेश में ग्रास रूट में कांग्रेस की स्थिति जानेंगे। इसके बाद चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, विधायक शामिल होंगे। वहीं सबसे आखिर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मुलाकात की जाएगी। बड़ी बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष किसी बैठक में शामिल नहीं रहेंगे। राहुल अकेले ही सबसे बात करेंगे। साफ है, संगठन को सक्रिय करने में राहुल गांधी उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में कितने सक्रिय कांग्रेस संगठन होता है, ये देखने वाली बात होगी। आसमान से उत्तराखंड की खूबसूरत बाजियों को निहारने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब वो दिन दूर नहीं जब सूबे के प्रमुख स्थानों पर हेलीकॉप्टर से जाना संभव होगा, क्योंकि सूबे का नागरिक उड्डयन मंत्रालय नए 15 एयरड्रोम आने जा रहा है। जी हां, अगर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कवायद परवान चढ़ गई तो वो दिन दूर नहीं जब सूबे में हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई यात्रा करना बेहद आसान हो जाएगा। दरअसल राज्य में नए एयरड्रोम स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें शुरुआती चरण में कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ 15 स्थानों को शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव राकेश शर्मा का कहना है कि एयरड्रोम बनने के बाद प्रदेश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई सफर शुरू हो जाएगा। देहरादून के सहस्त्रधारा से बाकी एयरड्रोम तक निजी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में अभी तक नियमित रूप से सिर्फ देहरादून के ज्योति ग्रांट हवाई अड्डे से हवाई गमन हो रहा है। इसके अलावा पन्नगर में हवाई अड्डा तो है, लेकिन नियमित फ्लाइट की उड़ान नहीं है। अब इंटर स्टेट एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए एयरड्रोम स्थापित किए जा रहे हैं। इससे राज्य के अंदर विभिन्न शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया होने का रास्ता तैयार हो जाएगा। अभी तक राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क यातायात ही आवागमन का प्रमुख जरिया है, इसलिए लंबे समय से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि एयरड्रोम बन जाने के बाद न सिर्फ हवाई यातायात बढ़ेगा, बल्कि राज्य के विकास में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव 2001 की जनगणना के आधार पर नहीं, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग को एक बार फिर से सूबे में परिसीमन कराना होगा। अब तक राज्य में निकाय चुनाव 2001 की जनगणना को आधार मानते हुए संपन्न कराने की कवायद चल रही थी, मगर इसे चुनौती देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में अलग अलग 4 याचिकाएं दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सूबे में होने वाले निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जनगणना आयोग को आदेश पारित करते हुए 2 माह के भीतर उत्तराखंड के लिए 2011 की जनगणना जारी करने को कहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग को आदेशित किया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनावों के लिए पुनः परिसीमन किया जाए और इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न होने में कम से कम 6 माह और लग सकते हैं। दोबारा परिसीमन की स्थिति में कई सीटें इधर से उधर होनी तय हैं। ऐसे में उन लोगों को भारी झटका लगा है जो चुनाव को लेकर अभी तक पोस्टर और बैनरों में खासा खर्चा कर चुके थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा देखने को मिला, जब पुलिस प्रताड़ना से क्षुब्ध नवयुवक समीर ने आत्महत्या कर ली। घर वालों का आरोप है कि पुलिस उसे छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर ले गई थी, लेकिन लड़की द्वारा पहचानने से इंकार करने के बावजूद उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया व छोड़ने के एवज में 15,000 रुपए की मांग की गई। पिटाई व अपमान से क्षुब्ध समीर ने आत्महत्या कर ली। मामला लखनऊ के इंदिरा नगर की तकरोही पुलिस चौकी का है, जहां एक लड़की से छींटाकसी की शिकायत पर पुलिस ने समीर को गिरफ्तार किया, पर लड़की के पहचानने से इंकार के बावजूद उसके साथ मारपीट की गई और 15,000 रुपए की डिमांड के बाद उसे छोड़ा गया। चरित्र पर लगे दाग और गरीबी से तंग रुपए की व्यवस्था न कर पाने की चिंता ने समीर को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया।
जवान बेटे की मौत पर आंसू बहा रहे कासिम और उसकी पत्नी शाहजहां जहां अपनी गरीबी पर और अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, वहीं पुलिस के खिलाफ भी मामला होने के कारण न्याय पाने की उम्मीद भी टूट गई है। पहले से ही बैंक के कर्जे और कमाऊ बेटे के चले जाने से अब उन्हें घर नीलाम होने का डर सता रहा है। वहीं गांव वालों में पुलिस की प्रताड़ना से भारी रोष है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। वहीं समीर की आत्महत्या के बाद आरोपी पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। एसपी पूर्वी हबीबुल हसन ने बताया कि आरोपी चौकी इंचार्ज और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, पर पुलिस ने रुपए की डिमांड क्यों की और अगर वास्तव में समीर दोषी था तो उसे छोड़ा क्यों, इस पर कोई सीधा जवाब न दे सके और जांच के बाद कार्रवाई की बात कर टाल गए। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर एक बार फिर विवादों में है। कुंडा में जहां उसे अपने सीओ के साथ मिलकर अपराधियों से डटकर मुकाबला करना था, वहां वह अपने अफसर को छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं एक निर्दोष युवक को इतना बुरी तरीके से प्रताड़ित किया कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। एक बार फिर खाकी वर्दी शर्मसार हुई। आगरा में आज कन्या विद्याधन बंटने वाला था और शुरू से ही आगरा के जीआईसी ग्राउंड में छात्राओं का जमावड़ा शुरू हुआ था, लेकिन छात्राओं को कन्या विद्याधन नहीं मिला और उसके बाद छात्राएं उग्र हो गईं और आगरा के एमजी रोड पर जाकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस से तीखी झड़पें भी हुई। आगरा में पिछली 10 फरवरी को कन्या विद्याधन वितरण में छात्राओं की ही परेशानी के विरोध में सैकड़ों छात्राएं सड़कों पर आ गईं। उसके बाद प्रशासन ने 7 मार्च को कन्या विद्याधन वितरण करने का निर्णय लिया। आज सुबह से आगरा के जीआईसी मैदान पर छात्रा एकत्रित होने लगी, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार के बाद कन्या विद्याधन नहीं मिला तो छात्राओं में आक्रोश फैल गया और छात्राओं ने एमजी रोड पर जाकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। इन छात्राओं का कहना है कि हमें कन्या विद्याधन देने जीआईसी कॉलेज बुलाया गया था, लेकिन वहां प्रशासन की ओर से कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाया और हंगामा कर रही 5 छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पीड़ित छात्रा आगरा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गयी। छात्राओं का कहना है कि कन्याधन बिल्कुल न मिले, लेकिन परेशान तो नहीं करें और हिरासत में ली गई छात्राओं को पुलिस जल्द से जल्द रिहा करे। आगरा में कन्या विद्याधन न मिलने को छात्राओं का यह पहला हंगामा नहीं है। विगत 10 फरवरी को भी छात्राओं द्वारा आगरा के एमजी रोड पर हंगामा हो चुका है। फिलहाल सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब योजना लागू करती है तो प्रशासन को देने में क्या दिक्कत होती है। गोरखपुर में एक मृत सिपाही की पत्नी विभा ने प्रदेश सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि प्रदेश की सरकार जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आज एक मृत सिपाही की बेवा पत्नी ने आकर प्रेस क्लब में प्रदेश सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाई है। उसका कहना है कि प्रदेश सरकार जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जी हाँ, यह मामला उस वक्त उठा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। पीड़ित बेवा का कहना था कि एक मुस्लिम समुदाय के डीएसपी की मौत पर प्रदेश सरकार उसके घर तक जाकर 50 लाख रुपए तथा नौकरी की मदद देती है और वहीं 47 दिन पहले एक सिपाही की एसओजी में तैनात खलीलाबाद में हत्या होती है। उसके परिजनों या कोई सुध लेने वाला नहीं मिलता। यहाँ तक 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसकी मुकदमा कायम कोतवाली में की जाती है खलीलाबाद में। बाद में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। बेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि बीते दिनों विधानसभा भवन के सामने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्मदाह करेगी, यदि उसे प्रदेश सरकार सुध नहीं ली। गर्मी का मौसम आते ही हल्द्वानी में संक्रामक रोगों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पीलिया रोग ने अब तक हल्द्वानी के दर्जनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। पीलिया के प्रकोप से इन दिनों हल्द्वानी के सभी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है। गंदे पानी और शहर में फैली गंदगी से गर्मी का सीजन शुरू होते ही संक्रामक रोगों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लालकुआ क्षेत्र से शुरू हुए पीलिया रोग ने हल्द्वानी में भी दर्जनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब तक पीलिया से लालकुआ क्षेत्र के एक मासूम 2 साल के बच्चे की मौत भी हो गई है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में गंदे पानी और गंदगी के अंबार से संक्रामक रोग फैल रहे हैं, लेकिन प्रशासन साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा।
पीलिया के प्रकोप को देखते हुए जिला अधिकारी ने जल संस्थान और नगर निगम को जल्द साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से हरिद्वार महाकुंभ 2010 के घोटाले का चिन्ह बाहर आता दिखाई दे रहा है। सांसद हरीश रावत ने राज्य सरकार से कुंभ घोटाले की जांच की मांग की है। हरिद्वार के सांसद हरीश रावत का कहना है कि कुंभ जैसे धार्मिक मेले का राजनीति